नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। तो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन कुमार जी भी हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। आज बात होगी सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, जहां बीजेपी की सरकार बनने के साथ साथ चौतरफा एक्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल कैसे लागू हो चुका है, उसकी तस्वीरें तो लगातार आप देख ही रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस वक्त एक्शन मोड में हैं। बंगाल की टीएमसी सरकार के दौरान जमीन कब्जा करने वाले, रंगदारी, वित्तीय धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों का आरोपी गैंगस्टर विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से फरार चल रहा था सोना पप्पू, जिस पर हत्या की कोशिश, रंगदारी और दर्जनों मामले दर्ज हैं। सोना पप्पू से ईडी ये पूछ रही है कि उसके किन किन प्रभावशाली लोगों से संबंध है। इस मामले में ईडी पहले ही कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा को गिरफ्तार कर चुकी है। शांतनु सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल कर सोना पप्पू के अवैध कारोबार को संरक्षण दिया और बदले में करोड़ों की काली कमाई भी अर्जित की। पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, करप्शन पर कार्रवाई हो रही है। आरजीकर रेप केस में शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ ईडी मुकदमा चला सकती है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी कोलकाता नगर निगम के नोटिस के बाद मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो खबर एक नहीं है, खबर बहुत सारी है। पहले तो बात कर ले ये सोना पप्पू की और अभिषेक बनर्जी की ही। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया है और सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी को साउथ कोलकाता में कालीघाट रोड और हरीश मुखर्जी रोड पर उनके घर को लेकर नोटिस भेजकर यह जानकारी देने को कहा गया है कि बिल्डिंग बनते समय क्या सभी नियमों का पालन किया गया। कॉर्पोरेशन ने बिल्डिंग में एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन को लेकर भी जानकारी मांगी है और अभिषेक बनर्जी को अपने घर की बिल्डिंग प्लान को भी जमा करने के लिए कहा है। तो बातें बहुत सारी हैं, चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप शुभेंदु अधिकारी का यह बयान सुने, कैसे उन्होंने नाम गिनाने की पूरी लिस्ट की बात कही है। छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं हम लोग। बताओ चार नाम। एक बेले घाटा का राजू नस्कर, 18 प्रॉपर्टी। दूसरा कौसबा का सोना पप्पू, 24 प्रॉपर्टी। तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा, 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला। जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। तो कटमनी हम हमेशा सुनते थे, लेकिन कटमनी से ये प्रॉपर्टी कैसे खड़ी हो जाती है, इसके कुछ अब उदाहरण सामने आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार बदली। अजीत जी बिल्कुल। और ये देखिए, अभी इन्होंने कल ही जो कैबिनेट का फैसला हुआ शुभेंदु सरकार का, उसमें उन्होंने 2 कमीशन भी बनाने की घोषणा की। 2 हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस जो हैं उनकी अध्यक्षता में 2 कमीशन बने। एक कमीशन जांच करेगा करप्शन के मामलों की, जो ममता बनर्जी की सरकार में करप्शन हुए हैं, कथित करप्शन, उनकी जांच करेगा। और एक जो है महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार, उनके उत्पीड़न से जुड़े मामले की जांच करेगा। ये 2 कमीशन बनाया गया है। और एक वो जो पुरानी लाइन है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो वो अब बात निकलनी शुरू हो गई है। हम लोग को लग रहा है, अभी सब आदमी को लग रहा होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हरीश मुखर्जी लेन में वहीं रहती थी, वो बहुत कंजस्टेड लेन है, वहीं ममता बनर्जी रहती थी, कि हरीश मुखर्जी लेन से हरीश मुखर्जी सड़क की प्रॉपर्टी की जांच है। ये जांच बहुत पीछे तक जाएगी। रोज वैली का मामला हो, शारदा चिट फंड का मामला हो, जो शांतनु सेनगुप्ता था, ये गौतम कुंडू था, ये तमाम लोग
इन्हीं के पैसे से तो पार्टी बनी थी। और जब ये सारे मामले खुलेंगे, जब ये सारे राज खुलेंगे, तो आप समझिए कितना बड़ा जो है, हालांकि अपोजिशन कहेगा कि ये सब वेंडेटा है, राजनीतिक बदले की भावना से है, लेकिन ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि वो जो उस समय तक सारे जांच जाएगी और सारी जांच होगी तो बहुत सारे लोगों के नाम इसमें आएंगे। एक तो ये करप्शन का मामला इतनी आसानी से नहीं है कि ये 24 प्रॉपर्टी या 30 प्रॉपर्टी का, ये विदेश में कितनी संपत्ति है, इनके अभिषेक बनर्जी के ससुराल वालों के खिलाफ कोयले की तस्करी का जो मामला चल रहा है, जो इनकी पत्नी के बाहर कंपनियां होने या बाहर की नागरिकता लेने का जो मामला है, इस तमाम तरह के, अभी तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये कथित मामले हैं, लेकिन इन सब की जांच खुलेगी तो बड़ी मुश्किल होने वाली है अभिषेक बनर्जी के लिए। लेकिन ये जो सोना पप्पू किस्म के किरदार हैं, ये बताएं सचिन जी, ये काम कैसे करते हैं? ये इतनी प्रॉपर्टी कैसे खड़ी हो गई? ये फ्लोर्स कैसे खड़े हो गए, तैयार हो गए? देखिए, जो सिंडिकेट टर्म है बंगाल की पॉलिटिक्स में, जो टीएमसी के आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, उसका क्या था कि सोना पप्पू जैसे लोग वो हैं जिन्हें आप बाकी राज्यों में भूमाफिया कहते हैं। अच्छा। लेकिन एक फ़र्क है, फ़र्क ये है कि ये भूमाफिया केवल वो नहीं है जो थोड़ा बहुत प्रभाव डाल के, थोड़ी बहुत रिश्वत दे के अपना काम चला ले। ये वो है जहाँ पे आप देखेंगे कि जो शासन था पार्टी के, ये पार्टी से प्रोटेक्टेड भूमाफिया थे। तो पार्टी का ही कल्चर था कि ऐसे लोगों को बताते थे, वहाँ पे अब किसी की जमीन आपको पसंद आ गई, किसी की प्रॉपर्टी पसंद आ गई, तो सवाल ही नहीं है कि आप नहीं देंगे। उसमें पुलिस जाके धमकी देगी कि अरे बेच लो, सेटल कर लो। ऐसा कई लोगों ने बताया। नहीं तो आपके खिलाफ रेप का, किसी और बहुत गंभीर आपके ऊपर आरोप लगेंगे, आपको जेल भेजा जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, जो गुंडे हैं वो आपको करेंगे। उसके अलावा देखिए क्या होता था, आप मान लीजिए किसी भी तरीके से नहीं झुक रहे हैं तो आप वहां पे कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर पाएंगे। हर किसी को पता है कि वहां पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको पार्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी, और पार्टी के हर जगह लोकल एक मस्तान होते थे, उनसे लेना पड़ेगा। सीमेंट कहां से लेंगे, बालू कहां से लेंगे, लेबर कौन देगा, किस रेट में लेंगे, बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो उसमें कलर कौन सा होगा, अगर वो हल्की नीली वाली कलर होगी, उसे जो कंपनी बताती है, लोग बताते हैं वो भी सिंडिकेट का ही है, वो बिल्कुल उसी शेड का है। आप कोलकाता जाइए तो हल्की नीली वाली, तो ये सिंडिकेट मतलब बिल्डिंग का जो कलर होगा उस कलर से पहचान हो जाएगी, फिर तो ये भी समझ में आता है। निश्चित तौर पे। तो ये पूरा का पूरा जो सिंडिकेट कल्चर था, उसने बंगाल में क्या किया था कि वहां पे दो ही क्लास के लोग थे, एक जो आतंक फैलाते थे और दूसरा जो उस आतंक को महसूस करता था। और ये पूरा का पूरा ये टेरर उस तरीके से फैलाने वाले जो लोग थे, उनकी एक सिंडिकेट है। और ये जो, जैसे अजीत जी ने बोला कि ये बहुत ही, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो टिपिंग द आइसबर्ग जो कहते हैं जी। अभी पूरा का पूरा मामला ये है कि बंगाल की पैरेलल इकोनॉमी, जो लैंड ग्रैब हुए हैं, सुंदरबन से लेके आप पूरा बांग्लादेश के बॉर्डर वाले कृष्णा नगर तक चले जाएं, उसमें जमीन का मामला हो, वीरभूम में खनन का मामला हो, पूरे नेशनल हाईवे पे आप बैरिकेड लगा के वसूली हजारों ट्रकों से करते हैं। ये सिंडिकेट का कल्चर जो है, ये उसके ऊपर, और बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया है। 2019 में उन्हें मैंडेट मिला था, वो इसी करप्शन के खिलाफ भी था, गुंडागर्दी के अलावा, लेकिन तब आपने मुकुल रॉय जैसे लोगों को लाया जो खुद ही माने जाते थे कि इस सिंडिकेट कल्चर से डिफेक्ट हुए हैं। अभी दिख रहा है कि एक नई शुरुआत है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने आरजी का रेप केस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को मुकदमे की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के मिलने के बाद अब ईडी पीएमएलए कानून के तहत अदालत में संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी और टेंडर घोटालों को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकेगी। 2 कमीशन आज कैबिनेट ने बना दिया। एक में चेयरमैन है एक्स जस्टिस विश्वजीत बासु और मेंबर सेक्रेटरी है करप्टेड पीपल का जम जयरामन साहब आईपीएस, जिन्होंने एसजीडीए घोटाला में आईपीएस को जेल की, आईएएस को जेल के अंदर दिया था। जयरामन साहब ही सब भ्रष्टाचारी को अंदर करने का काम करेगा। आरजीकर से लेकर कामदूनी पार्क स्ट्रीट से लेकर कौसबा लॉ कॉलेज से लेकर रामपुर हाट के शेड्यूल ट्राइब गर्ल चाइल्ड से लेकर बॉकटुइक में मुसलमान महिला से लेकर जितना भी मां, बेटी, बहन, दीदी के ऊपर अत्याचार हुआ,
उसको कानूनी तरीके से शिकंजा कसने का काम करेगा। एक्स जस्टिस समाप्ति चटर्जी का कमेटी, जिनका मेंबर सेक्रेटरी है, आज कैबिनेट ने उनको जिम्मेदारी दिया है, आईपीएस दमोइनुद्दीन सेन। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने और क्राइम के साथ साथ करप्शन के खिलाफ शुभेंदु सरकार पूरे एक्शन में है। शुभेंदु अधिकारी ने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया है। हावड़ा में अवैध निर्माण कर बनाए जा रहे 5 मंजिला इमारत को धराशायी करने का भी काम शुरू हुआ है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बंगाल को लूटने वाले एक एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जाएगा। अब बुलडोजर एक्शन को लेकर बहुत से लोग ये कह सकते हैं, कितना डिस्ट्रक्शन क्यों, इस तरीके से हथौड़े क्यों चलाए जा रहे हैं, क्यों निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। मैसेजिंग के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है अजीत जी? बिल्कुल, ये प्रतीकात्मक काम है, लेकिन इनसे बड़ा मैसेज जाता है। अभी पिछले सारे निर्माण आप नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि सब जगह अवैध निर्माण हुए ही रहते हैं, और कोई भी किसी का आप बिल्डिंग प्लान ले लीजिए, वो फुल प्रूफ नहीं होता है। जो नगर पालिका से मंजूर है उससे इतर लोग निर्माण कराते ही कराते हैं, तो सब नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ आइडेंटिफाई करके तोड़ना, आगे के लिए एक इस पर रोक लग जाएगी। जो इस तरह के काम करते रहे हैं वो थ्रेटन फील करेंगे अपने को। जो बीजेपी के समर्थक हैं उनमें एक मैसेज जाएगा कि हमने जिस बात के लिए मैंडेट दिया उस मैंडेट के हिसाब से सरकार काम कर रही है। तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेजिंग भी है, लॉ एंड ऑर्डर की भी मैसेजिंग है। और ये जो दोनों आयोग की बात कर रहे थे अभी शुभेंदु अधिकारी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दुर्गापुर से लेकर के दुर्गापुर का रेप कांड देखिए, लॉ कॉलेज का देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज का देखिए, ये टर्निंग पॉइंट था ममता बनर्जी के खिलाफ। इन घटनाओं ने महिलाओं को टर्न किया था ममता बनर्जी के खिलाफ। तो उसमें एक मैसेज देना, और उसी से जुड़ी हुई बात है उसकी दिलीप घोष की, संदीप घोष की। हाँ, ये इतना पावरफुल व्यक्ति था कि इसके ट्रांसफर का ऑर्डर आज रिलीज होता था और वो ऑर्डर ट्रांसफर का हॉस्पिटल नहीं पहुंचता था, और 3 दिन के भीतर, 24 घंटे 72 घंटे के भीतर वो उस ट्रांसफर ऑर्डर को कैंसिल करा लेता था। मतलब इतना पावरफुल व्यक्ति था संदीप घोष के 3 बार ट्रांसफर हुए, और इस तरह की अनियमितताओं में ट्रांसफर हुए इसके, और इसके बावजूद वो जाता नहीं था कहीं। तो इनके माई बाप वही होंगे, ममता बनर्जी हैं, जहां अभिषेक बनर्जी हैं। ऊपर से इन लोगों को ऐसा संरक्षण मिला हुआ था सत्ता का। तो ये अब इन सब लोगों का, जैसे उसके खिलाफ ईडी की जांच होगी तो और भी बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी संदीप घोष के खिलाफ। और ये महिलाओं वाले मामले में कानून व्यवस्था का एक मैसेज होगा, बुलडोजर का एक्शन से भी लॉ एंड ऑर्डर का मैसेज होगा। तो ये पहले जो एक राजस्थान की ही कहावत है, बिल्ली पहली रात को मारी जाती है, तो अब ये जो उस कहावत के हिसाब से शुभेंदु अधिकारी को पहले 1 महीने में जो करना है तो करके एक मैसेज कर देना है, उससे उनकी सरकार के बारे में एक धारणा बन जाएगी। एग्रेसिव इसलिए वो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल की फलता सीट पर भी आप जानते हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज रोड शो करने जा रहे हैं। 21 तारीख को वहां पर विधानसभा चुनाव होना है। फलता विधानसभा में चुनावी हिंसा के बाद, आरोपों के बाद आयोग ने 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द किया था और 21 मई को दोबारा मतदान की प्रक्रिया के लिए ऐलान भी किया था। चुनाव कैंपेनिंग के लिए आखिरी 48 घंटे बाकी हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में बम्पर जीत दर्ज की। फलता की लड़ाई शुभेंदु सरकार की इस मायने में सज्जन जी हम कह सकते हैं कि परीक्षा है, क्योंकि जानते हैं अभिषेक बनर्जी का हेंचमैन जहांगीर खान, फिर जहांगीर खान से जुड़े हुए एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार भी किया गया कुछ मामलों को लेकर। अब फलता का जो भी रिजल्ट आता है वो एक बहुत बड़ा मैसेज होगा पूरे पश्चिम बंगाल में कि क्या वाकई में उस डायमंड हार्बर मॉडल को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सका है या नहीं। बिल्कुल, चूंकि वो फलता जो सीट है वो है भी सुंदरबन साउथ 24 परगना वाले जोन में, डायमंड हार्बर के ही उसमें अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरी बात देख लीजिए कि वहाँ पे जो जहांगीर खान हो, शौकत मुल्ला हो, संदेश खलीवाला, शेख शाहजहां हो, ये सब वो गुंडे थे जो पार्टी के साथ जुड़ के वहाँ पे गुंडागर्दी करते थे और चुनाव में पार्टी के लिए वोट लाते थे टेरराइज करके। फाल्टा की सीट पे आप देखिएगा डायमंड हार्बर मॉडल कोलैप्स तो कर ही चुका है। जिस तरीके से पूरी की पूरी साउथ 24 परगना में बीजेपी को जीत मिली, ऐसे सीटों पे जहां 40% प्लस मुस्लिम है वहां भी मिली। फाल्टा में तो तकरीबन 30% के करीब है। वहां पे तो शुभेंदु की लड़ाई ये नहीं कि वो जीतेंगे, कितने मार्जिन से विक्ट्री वो लाते हैं, ये बहुत बड़ी लड़ाई। और मैसेजिंग का आप एक संकेत भी देखिए कि शुभेंदु अधिकारी, अभी हम लोग बात कर रहे थे, बंगाली के साथ साथ हिंदी में प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं बंगाल के मसले के लिए। ये शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2007 के बाद आप देखिए कि एज अ मुख्यमंत्री जब वो विक्ट्री के बाद अपने गुजरात के वोटरों को, मतदाताओं को जब संबोधित कर रहे हैं तो वो हिंदी में किया करते थे कि एक नेशनल
ऑडियंस को भी कैटर कर रहे हैं। तो बंगाल की राजनीति में बदलाव जो आ रहा है, इसका एक संकेतात्मक जो ऑडियंस है शुभेंदु के लिए और बंगाल बीजेपी के लिए, वो केवल बंगाल की जनता नहीं है, वो देश की जनता भी है कि बंगाल का जो मैंडेट है कैसे वो देश को भी प्रभावित कर रहा है। तो फाल्टा की सीट भी उसी मुहिम की प्रक्रिया है। यहां चुनौती शुभेंदु की ये होगी कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री कितनी होती है, क्योंकि डायमंड हार्बर मॉडल कोलैप्स कर रहा है, लेकिन कोलैप्स के साथ जैसा कहा गया कि 1 महीने के अंदर में आप ये एक अपना परसेप्शन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, जो रोजमर्रे की समस्या है, जो लोगों की समस्या है, उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन एक परसेप्शन जो उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल गया और अब पश्चिम बंगाल से वापस उत्तर प्रदेश तक आ रहा है, वो मुसलमानों को लेकर सेंटिमेंट का है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां कुंडा के विधायक राजा भैया ने धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया। राजा भैया ने 2 टूक कहा कि आज जितने भी मुस्लिम दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पूर्व में हिंदू थे। राजा भैया यही नहीं रुके, उन्होंने दबाव और प्रलोभन में धर्म बदलने वालों को कायर और लालची कह दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी धार्मिक पूर्वजों की संतान हैं। और जितना आज मुस्लिम हैं, ये सब पहले हिंदुए रहे, ये कौनो अरब से वहां से नहीं आए हैं। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। और जो धार्मिक थे, जो वीर थे, जो बलिदानी थे, हम सभी लोग उनकी संतानें हैं। ये बात देखिए नई नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हो, वो भी ये कह चुके हैं कि जो भी भारत में रह रहा है वो हर व्यक्ति हिंदू है, वो हर व्यक्ति सनातनी है। लेकिन अब ये बात जो राजा भैया कह रहे हैं उसका 27 वाला उद्देश्य है। गलत तो नहीं कह रही हो? जी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ये 27 का उद्देश्य है। लेकिन राजा भैया की एक खास बात है कि ये बातें पहले भी वो कहते रहे, विधानसभा में भी करते रहे, विधानसभा में भी कहते हैं, और जहां भी जाते हैं वो एक इस बात को कहने की जरूरत होती है थोड़ा सैद्धांतिक रूप से। जैसे ये आमतौर पर लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़े बहादुर होते हैं, लड़ाकू होते हैं, हिंदू कमजोर होता है, कायर होता है। ये मुस्लिम नैरेटिव एक बनाया हुआ है। तो उस नैरेटिव को आप कैसे खंडन करेंगे? ये इन्होंने जो कहा कि जो आज हिंदू है वो बहादुर थे उसके पूर्वज, कि वो लोग और लालची नहीं थे, कि उन्होंने न तलवार के सामने सरेंडर किया, न किसी प्रलोभन के सामने सरेंडर किया। तो वो बहादुर लोग थे जिनकी संतानें आज हिंदू हैं अभी। और जो लोग किसी लालच में आए, किसी प्रलोभन में आए या तलवार से डर गए, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। इसमें हम खाली सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहिए, ये फैक्चुअली करेक्ट है, इसमें हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे कुछ गलत नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे कि प्रलोभन और भय के अलावा कुछ दूसरी चीजें भी थी। जो जैसे सबसे ज्यादा धर्म जो मुसलमान इस्लाम इस देश में प्रचारित हुआ वो सूफियों के द्वारा किया गया। समूचा कश्मीर, एक सूफी धर्म गुरु ने समूचे कश्मीर में धर्म परिवर्तन करा दिया। वो कैसे प्रभावित करता है अपनी धर्म की चीजों को बता करके, वो एक समझने की जरूरत है सूफियों के असर को। और हम खत्म कर रहे हैं, एक बात अपनी कह दें, और उसी को एक बड़े हिस्टोरियन है जिन्होंने थ्योराइज किया इस बात को लेकर के कि सत्ता का जो केंद्र होता था, इस्लाम उससे दूर फैला है। सत्ता के केंद्र के आसपास अगर फैलता तो आप कहते सिर्फ कि भय से फैला है, जैसे दिल्ली के आसपास। सर मैं तो पूरा पॉलिटिकल आपको लेकर आना चाह रही थी, मैं भी जान रही हूँ हिस्ट्री क्या है। और हमारे दर्शक भी ये समझ रहे हैं कि बोलने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो एक बयान में और सुना देती हूँ, फिर इस चर्चा में थोड़ा सा और मजा आएगा। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, बीजेपी हिंदुत्व के रथ पर सवार है। बकरीद से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर क्लियर मैसेज दिया कि यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ना मना है। अगर किसी ने ये काम किया तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा और सबको समझ लेना चाहिए कि यूपी में कानून का राज चलेगा। इससे लेकर ये बात जिसे समझ में नहीं आ रही है उसे समझाने का कानूनी तरीका भी उन्हें पता है। आप उनका बयान फिर सुने। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको
सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। यूपी की 2-3 तस्वीरें और हैं, अब क्योंकि समय मेरे पास कम है, उसमें से एक तस्वीर की बात करें। एक तो अनअपोलोजेटिक हिंदू हैं, योगी आदित्यनाथ हो, राजा भैया हो, ये इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वाला वो जो सेंटिमेंट दिखा रहे हैं, क्या उसके पीछे प्योर पॉलिटिक्स है? क्या 27 की वो चुनावी लड़ाई है जहां से वो एक पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 27 की लड़ाई है और नैरेटिव की लड़ाई। अभी तक क्या कहा जाता था? चुनाव के पहले जो बहुजन का विमर्श था कि भाई मुस्लिम कौन है, वो दलित और पिछड़े जो ब्राह्मणों के अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए मुसलमान बन गए, तो हम सब भाई भाई हैं, तो बहुजन का डिस्कोर्स आया। सवाल है कि अगर यही होता तो सबसे ज्यादा मुस्लिम संख्या तो यूपी में होना चाहिए था, पंजाब और बंगाल में नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात देखिए, अजगर से मजगर चरण सिंह के टाइम का आता था, अहिंदा सीधा रवैया करते हैं, तो वहां पे मुसलमानों को दलित पिछड़ा बहुजन के साथ जोड़ के जो एक कवायद है कि आप अपना आधार तैयार करें, यहां पे उल्टा हो रहा है। यहां पे हो रहा है कि हिंदू जो हैं उनके बीच में एक हिंदुत्व की आधारशिला तैयार हो, चुनावी तौर लेकिन इसमें अखिलेश यादव पीडीए वाली बात कर रहे हैं, बार बार पीडीए वाली बात कर रहे हैं। सुंदरकांड की वो तस्वीर आपने भी देखी, उसको दिखाना है, ये वो कोशिश कर रहे हैं कहीं से वो इन्फिल्ट्रेट कर जाए इस हिंदुत्व वाली लाइन को खंडित करते हैं। वो अभी भी इस नैरेटिव को समझ नहीं रहे हैं। ये नैरेटिव जो अभी चल रहा है, जो राजा भैया कह रहे हैं या जो योगी आदित्यनाथ ने कहा इतने स्पष्ट शब्दों में कि आप अपनी आबादी बढ़ाना कम करिए, आपकी आबादी ज्यादा है, सामर्थ्य नहीं है, क्यों आबादी बढ़ा रहे हैं? तो इस तरह का मुसलमान को टारगेट करके और जो 80-20 की राजनीति बनानी है, इस नैरेटिव को समझ नहीं रहे। अभी भी वो पुराने ही उस डरे पर चल रहे हैं कि पहले जैसे होता था कास्ट के आधार पर हम कुछ अलग कर लेंगे, ये फॉरवर्ड है, वो मजबूत दबंग जाति के हैं, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत हैं, इस आधार पर हम कास्ट का डिवीजन कर लेंगे। जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनको भी हम यादव के साथ जोड़ लेंगे, कुछ दलित जोड़ लेंगे, मुसलमान हमारे साथ हैं, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो इस नैरेटिव को समझ नहीं रहे। ये नैरेटिव तो 80% को एक मंच पर ले आने का है ना, उसको व्यापक रूप से एकजुट कर देने का है नैरेटिव। जब वो 80% जो है, उस 80% का 60% भी बीजेपी को वोट दे देगा तो उनके लिए कहां पीडीए की कोई गुंजाइश बचती है? और वो तमाम लोग जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करते थे कि भाई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में भी कोई सामंजस्य नहीं है, तो तस्वीर उसकी भी आ गई। सुंदरकांड का पाठ हुआ, ब्रिजेश पाठक ने आयोजन किया और मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच। बात अब हो जाए थोड़ी महंगाई की, हमारी पॉकेट की। तेल की कीमतें दुनिया भर में आग लगा रही है। पर्शियन गल्फ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैकड़ों ऑयल टैंकर अभी भी फंसे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का दूसरा राउंड कभी भी शुरू हो सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं। युद्ध के खतरे के बीच आज देश में एक बार फिर आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी हुई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा किया है। 5 दिनों के अंदर तेल और पेट्रोल की कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ती हुई कीमतों का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने से रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नई कीमतों के बाद दिल्ली में अब पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल की कीमत 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में यही पेट्रोल के दाम 107 रुपए 59 पैसे और डीजल 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। और अन्य शहरों के जो दाम हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। कोलकाता में भी 109 पर चला गया है, चेन्नई में भी 104 पर पेट्रोल के दाम चले गए हैं। तो महंगाई आ रही है, ये दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे करके इसका बोझ आम जनता पर डाला जा रहा है। तेल संकट के बीच अमेरिका ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद पर 30 दिन की राहत देने का ऐलान किया। अमेरिका ने रूसी समुद्री कच्चे तेल पर लगी पाबंदियों में दी जाने वाली छूट को अगले 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। ये छूट पिछले शनिवार को खत्म हो गई थी, जिससे अब अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट की एक अस्थायी सामान्य लाइसेंस जारी कर अगले 30 दिनों के लिए वैध करार दिया गया।
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेंसेंट के मुताबिक इस सामान्य लाइसेंस का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ईंधन संकट झेल रहे दुनिया के सबसे कमजोर देशों तक तेल पहुंचाना और फिजिकल क्रूड मार्केट को स्टेबलाइज करना है। आप जानते हैं ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के चलते खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों के सामने ईंधन का संकट खड़ा हो गया है। दो अलग अलग बातें हैं अजीत जी। पहली बात तो यह है कि महंगाई कोई पूछे कि आ रही है, हम ये कहेंगे हाँ महंगाई आ रही है। क्या झटके से आ रही है? तो झटके से नहीं आ रही है, धीरे धीरे करके आ रही है। अभी तक जो पेट्रोलियम कंपनी अपने ऊपर बोझ वहन कर रही थी, अब धीरे धीरे वो जनता के तक भी ट्रांसफर किया जा रहा है। बिल्कुल। अभी आपने शुक्रवार को जो तेल, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी, साथ साथ सीएनजी 2 रुपए बढ़ा, उसके 2 दिन के बाद सीएनजी की कीमत में फिर 1 रुपए किलो की बढ़ोतरी की गई, या फिर पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी की गई है। इसके बावजूद खबर यह है, आज ही की रिपोर्ट है, कि पर डे का जो पहले कहा जा रहा था कि 1000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी है, मतलब 1000 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो अब 250 करोड़ रुपए रिकवर होना शुरू हुआ है। अभी भी 750 करोड़ रुपए डेली का नुकसान है। बिल्कुल। अब ये 1 रुपए बढ़ा तो फिर ये थोड़ा एडजस्ट होगा, उसमें 10% मान लीजिए कि और एडजस्ट हो जाएगा। तो ये अंडर रिकवरी जब तक पूरी नहीं होती है तब तक ये कीमत बढ़ने की संभावना है कि ये बढ़ाते रहेंगे। आप देखिए, ये सिर्फ पेट्रोल कंपनियों, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं और रिफाइनरी हैं, उनका नुकसान नहीं है। भारत सरकार ने भी अपना जो एडिशनल लगाया था, एक्साइज ड्यूटी लगाई थी, उसमें भी 10 रुपए की कटौती की है। तो सरकार का खजाना भी उससे घट रहा है और पेट्रोलियम कंपनी का नुकसान भी बढ़ रहा है। तो उसकी रिकवरी होनी है तो ये दाम तो बढ़ेंगे। और आप थोक मार्केट, थोक महंगाई देखिए तो वो 8% से ऊपर चली गई है, और खुदरा महंगाई भी 3.5% के करीब है। हालांकि अभी भी रिजर्व बैंक का जो 4% का एवरेज है उससे नीचे है, लेकिन फिर भी वो भी बढ़ रही है, और ये थोक महंगाई बढ़ने का असर आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। तो महंगाई तो दिख रही है, दूध की कीमतें बढ़ गई, सोना चांदी महंगा हो गया, एयर ट्रेवल महंगा हो गया, अब ट्रेन और सड़क परिवहन भी महंगा होगा। जो दूसरा आपका जो पक्ष है, इसमें हमको थोड़ी संभावना दिख रही है, सिल्वर लाइनिंग दिख रही है। रूसी तेल को लेकर के भी, और ईरान को लेकर के भी एक खबर है कि ईरान के प्रपोजल पर अमेरिका विचार कर रहा है, और ईरान पर जो पाबंदी है उसको समाप्त करने पर अमेरिका विचार कर रहा है। ये तस्नीम मैं पहले रूसी तेल से जुड़ी हुई, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक बयान दिया गया, सुजाता शर्मा का यह बयान आपको सुनना चाहिए। रूसी तेल खरीद को लेकर भारत का रुख क्या है? पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह साफ कहा है कि भारत की रूसी तेल खरीद कभी अमेरिकी छूट पर निर्भर रही ही नहीं। आप सुने उनका बयान। Bailout package for OMC is still not on table. That is one. Second, under recovery is still there. Losses are still there on the OMCs, and now also it will be in the range of maybe 750 crores per day, and that includes petrol, diesel, and LPG, everything put together. तो सुजाता शर्मा जो ये कह रही है, पहले बात तो वो एक मैसेज है अमेरिका के लिए भी कि वो बेल आउट पैकेज दे चाहे ना दे, सैंक्शन लगाए चाहे ना लगाए, भारत रूसी तेल खरीदता रहेगा। फिर सर्गेई लावरोव की जो भारत की यात्रा थी उसे भी आपको कंसिडरेशन में रखना होगा। उन्होंने कहा था कि हमारी और भारत की दोस्ती ऐसी है कि हम निर्बाध रूप से उन तक तेल पहुंच, यानी भारत तक तेल पहुंचता रहे, ये उनकी प्राथमिकता में है। इम्पॉर्टेंट क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम में सज्जन जी, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, रूसी तेल आयात करना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कारण यह है कि देखिए, यूक्रेन वॉर के टाइम से भारत की लगभग 40% ऑयल की जो सप्लाई है वो क्रूड ऑयल जो है हम रशिया से ले रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि आपको बाकी देशों के तुलना में रूस से जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता मिल रहा है, और रूस की प्रतिबद्धता भी है, उन्होंने जाहिर की है ब्रिक्स के सम्मेलन में, विदेश मंत्री ने वहां के, कि हम ये देते रहेंगे। तो पहली बात तो यह है कि आपका अभी भी, जब भारत ने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया है सोर्सेस को, अभी भी रूस से आयात जो क्रूड ऑयल है वो 30% भारत की ऊर्जा की जरूरत को पूरा कर रही है। दूसरी बात देखिए कि उसके अलावे आप कहाँ से ले रहे हैं, उसके अलावे आप सऊदी अरेबिया से ले रहे हैं, तीसरे नंबर पे इराक से ले रहे हैं, चौथे नंबर पे एमिरात से ले रहे हैं, और बाकी और जगह से थोड़ा बहुत ले रहे हैं। तो रूस अभी भी आपका 1/3 से ज्यादा, वही मैं देख रही हूँ कि मई 2026 का ही है, करीब 23 लाख बैरल तेल जो है वो शुरुआती हफ्तों में ही रोजाना भारत की तरफ आया। बिल्कुल, और वो सस्ता भी मिल रहा है आपको, जो आम के आम गुठली के दाम वाली बात है। हाँ। कि एक तो बल्क में सप्लाई हो रहा है, और दूसरा आपको उसको रियायत भी ज्यादा मिल रही है। और रूस वैसे भी हमारा भरोसेमंद सामरिक देश रहा है, आज से नहीं शुरू से रहा है, तो वो एक प्रतिबद्धता भी है। और वैसे में भारत को अपने एनर्जी सोर्सेस को ग्लोबल अनसर्टेनिटी में एक वैसा देश जिसके पास तेल है और जो आपके लिए प्रतिबद्ध है, वो रूस आपकी जरूरत को पूरा, बल्क में इतना तेल आपको कोई नहीं देगा। ये जो
मोदी के प्लान बी की अजीत जी हम हमेशा बात करते हैं, ये उनका प्लान बी काम कैसे कर रहा है और बाकी देशों के लिए मुश्किल क्यों है, भारत के लिए ये मुश्किल अभी उतनी बड़ी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मुश्किल है इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता। लेकिन जब आप पाकिस्तान से तुलना करेंगे, आप बाकी एशियाई कंट्रीज से तुलना करेंगे तो भारत की स्थिति बेहतर क्यों दिखाई देती है? देखिए, अब इसमें हम लोगों की भी समस्या, हम लोग के सामने भी समस्या उतनी ही बड़ी है। सबकी ज़रूरतें अपने अपने ज़रूरत, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं। उस हिसाब से चाइना सबसे ज़्यादा तेल आयात करता है, हमसे भी ज़्यादा तेल आयात करता है, लेकिन उसके पास बड़ा रिजर्व है, उसके पास और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज उसने डेवलप कर लिए हैं। उसने, भारत भी अब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज अब डेवलप कर रहा है। हम लोग अब मुश्किलों के आगे बढ़ के जो प्लान बी जिसकी बात कर रही है या भविष्य की जो चिंताएं हैं उसको दूर करने के लिए अभी भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है कोल गैसिफिकेशन के लिए। कोयला से गैस बनाने का हम लोग बहुत दिन से नहीं कर पा रहे थे, चाइना कर रहा है। कोयला से गैस बना रहा है, हमारे पास कोयला बहुत है, कोयले से गैस बनाएंगे, कोयला से ऑयल बनाएंगे, कोल टू ऑयल, कोल टू गैस। इस प्रोजेक्ट पर भारत बहुत खर्च कर रहा है। दूसरा, हमारा पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है थोरियम से न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का, वो हमारा कॉमर्शियल इस्तेमाल के स्केल पर पहुंच गया। अभी प्रधानमंत्री ने बहुत प्राउडली अनाउंस किया। तो हम थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं जिससे हमारी जरूरत पूरी होगी। हम कोल से गैसिफिकेशन और कोल से ऑयल बनाने के में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उसके अलावा यूएई से भी प्रधानमंत्री डील करके आए हैं, उससे हमारा आएगा तेल। देखिए, सुजाता शर्मा की बात को आप जो थोड़ा बारीकी से सुनिए, उन्होंने दो चीजें बहुत साफ कही हैं। एक तो अभी पेट्रोलियम कंपनियों को भारत कोई बेल आउट पैकेज नहीं देने जा रही है, मतलब उनको अगर नुकसान हो रहा है तो हो रहा है, उसकी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से कॉमर्शियली वायबल होने पर हम तेल खरीदेंगे। इस पिछले कई महीनों में रूस जो रियायत देता था वो रियायतें काफी कम हो गई हैं। इसकी वजह से हमारे लिए कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं है। जब रूस से तेल आता है, एक तो वो बहुत हाई क्वालिटी का नहीं होता है, और वो आता है तो पहले साउथ अफ्रीका जाता है, साउथ अफ्रीका से घूम करके हमारे चेन्नई पहुंचता है, उसमें 32 दिन का समय लगता है, कभी कभी ज्यादा समय भी लगता है। तो हमारे लिए सबसे, वो फिर अमेरिका के तेल की तरह है जो हम वो जो मैप बता रहे हैं वही अभी जो अजीत जी कह रहे हैं जी। तो उसके बाद जो है, अब हम उसके, हमारे लिए सबसे बढ़िया ये है कि अगर जैसे ईरान पर से पाबंदी हटती है, जो कल तस्नीम न्यूज की खबर थी कि उसने, ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि रूस अमेरिका हटाने पर राजी हो गया पाबंदी। अगर अमेरिका ईरान, चाइना की वजह से कर रहा है, ये हमारी वजह से नहीं कर रहा है, इस बात को समझना चाहिए। क्योंकि ईरान का 90% तेल चाइना जाता है, तो अगर ईरान पर से पाबंदी हटाता है, कोई ढील देता है, तो हमको एक बड़ा फायदा होगा। उससे हमको, हमारा तेल 3 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। यूएई का तेल जो हमारा होगा वो 3 दिन 4 दिन में आ जाएगा। तो हम अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें, हम जो खरीदते हैं उस खरीद को डाइवर्सिफाई करें, और ये सबक लेकर के अभी के संकट से लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें। ये इसका बड़ा हम लोगों के लिए ये एक तो सब कुछ डिपेंड करता है कि ये हॉर्मूज पर से संकट कब हटता है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। नहीं भी हटता है तो हमारा ये डाइवर्सिफिकेशन का काम चलेगा, हमारा जारी है। और यूएई से हो गया तो हमने पहले कहा कि ओमान की खाड़ी से तेल आएगा, हमारा हॉर्मूज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया भर में तेल संकट की वजह अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बनी हुई ये तनातनी है। युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगे। इस बीच ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने नया दावा किया। ट्रंप के मुताबिक आज अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन सऊदी अरब, यूएई और कतर के कहने पर फिलहाल के लिए अटैक रोक दिया गया। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने उसकी शर्तों पर डील नहीं की तो ऐसा हमला करेंगे। इसकी कल्पना भी उसने नहीं की है। Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. अब ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो केवल ट्रंप ही बता सकते हैं, लेकिन मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये पूछना चाहती हूँ सज्जन जी, भारतीय उपभोक्ता जो है वो क्या मानकर चले कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी तक अभी और बढ़ सकती हैं, कितनी संभावना है? देखिए, जब से बढ़ना शुरू हुआ है उसके पहले ऐसे बताया जा रहा था कि जो पेट्रोलियम कंपनीज थी उन्हें 16 से 18 रुपए पर लीटर का घाटा हो रहा था। ठीक, तो मान के चलिए कि कोई बेल आउट पैकेज भी नहीं मिलेगा, कोई बेल आउट पैकेज भी नहीं मिला था। पहले थोड़ा एक्साइज ड्यूटी कम की थी भारत सरकार ने, बावजूद उसके ये घाटा था। अब इस घाटा को कम करने के लिए आप धीरे धीरे मान के चलिए, हमें लगता है कि अभी कम से कम 10 रुपए तक और
ये बढ़ सकता है, क्योंकि इतना अगर आप नहीं करेंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री का इसी संदर्भ में अपील था कि आप इसका इस्तेमाल कम करें, थोड़ा सा बाकी चीजों पे भी आप ध्यान दें। ठीक। कारण ये है कि ये आपके पास बहुत ऑप्शन नहीं है, अभी ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो आपको उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई वाली बात तो अजीत जी आपने कही ही। एक बहुत क्विक रिएक्शन आपका, ये ट्रंप टाइम क्यों बाय कर रहे हैं? देखिए अब तो हो गया, अब तो अस्थायी युद्ध विराम के लिए वार्ता हो रही है। अब हमको नहीं लग रहा, हम लोग काफी दिन से बात कर रहे हैं कि अब युद्ध तो नए सिरे से शुरू होने की संभावना काफी कम है, अनलेस कि कोई बहुत ही ऐसा मिस्चीवियस काम वो ट्रंप करते रहे ऐसा कि वार्ता कर रहे हैं उसी बीच हमला कर देते हैं। उन्होंने वेनेजुएला में भी ऐसे ही किया था, यहाँ भी ऐसे ही किया था, अन्यथा नहीं दिख रहा है। एक तो चाइना के साथ भी उनकी बातचीत हुई है, रूस के साथ लगातार बातचीत हो रही है, ये तो ऐसे नाम ले रहे हैं इन देशों के, और इन देशों ने एक अलग दबाव बनाया है जो हम एक दिन और यहाँ चर्चा कर रहे थे कि असली चर्निंग जो है वो खाड़ी देशों में हो रही है, जो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी को गारंटी की तरह नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम तो टूल की तरह यूज कर रहे हैं अमेरिका। फिर अगर वो केस बेस पर करने लगे अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को, तो अमेरिका के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। अब देखते हैं डील क्या होती है, क्या बातचीत होती है। बात नीट पेपर लीक केस की बात कर ले। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है। महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई है। रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस की डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मुटगांवकर को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। 4 दिनों तक लगातार पूछताछ के बाद सीबीआई ने कोचिंग के मालिक को पकड़ा, कोर्ट में पेश किया गया। 9 दिन के रिमांड को लेकर आगे की तफ्तीश भी जारी है। महाराष्ट्र से ये 5वीं गिरफ्तारी है। तफ्तीश में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक आरसीसी कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई का आरोप यह है कि मुटगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे हुए लीक नोट उपलब्ध करवाए। एग्जाम के बाद नोट्स को नष्ट किया गया। नीट पेपर लीक मामले में संसद की स्टैंडिंग कमेटी भी गंभीर हो गई है। शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 21 मई को एनटीए चेयरपर्सन और उच्च शिक्षा सचिव समेत शिक्षा मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों को तलब किया। 21 जून को नीट का री एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। शिवराज मुटगांवकर की महाराष्ट्र के लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस नाम से कोचिंग सेंटर है। कल सीबीआई ने आरसीसी के मेन ऑफिस पर छापा मारकर कई डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई की तलाशी में शिवराज मुटगांवकर के मोबाइल से नीट का लीक पेपर भी बरामद हुआ। दावा किया जा रहा है कि कोचिंग क्लास की आड़ में शिवराज मुटगांवकर एक गिरोह का हिस्सा थे जो नीट पेपर लीक कराने और फिर इसे आगे फैलाने में शामिल है। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल को ही पेपर मिल गया था, जिसे एक चेन के तहत सर्कुलेट किया गया। छानबीन में सीबीआई को 3 मई के कुछ फुटेज भी हाथ लगे हैं। इसमें नीट की परीक्षा खत्म होने के बाद आरसीसी कोचिंग क्लासेस के फैकल्टी शिवराज मुटगांवकर यानी कि एम सर की तारीफ करते नजर आ रहे थे। एम सर पर भगवान की विशेष कृपा है, ऐसा कह रहे थे वो। उन्हें पहले ही पता चल जाता है एग्जाम में क्या सवाल आने वाले हैं। और जिस तरह नीट के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, हर साल लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके बाद अब संसद की स्टैंडिंग कमेटी भी एक्शन में आई है। शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 21 मई को एनटीए चेयरपर्सन और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया। इस मीटिंग में नीट पेपर लीक के अलावा इसकी अब तक की हुई जांच पर चर्चा होगी। ये जो स्थायी समिति है, इस मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह करेंगे। कमेटी में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को भी रखा गया है। ये तो इससे जुड़ी हुई जितनी इंफॉर्मेशन थी, मैंने इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दी। अब कड़ियां खुल रही हैं तो अजीत जी पता चल रहा है कि कैसे कोचिंग सेंटर के मालिक ही दरअसल इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा मुनाफा, छात्रों तक अपनी पहुंच, इनके लिए तो बड़ा कन्वीनियंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी, ये बात एकदम ठीक कही आपने। और ये सीबीआई की कार्रवाई भी हो रही है, अच्छी कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम लोग एक बात समझने की जरूरत है कि ये समस्या स्ट्रक्चरल है और जो उपाय किए जा रहे हैं वो साइक्लिकल है। इससे ये समस्या समाधान नहीं होगी। स्ट्रक्चरल समस्या कैसे? स्ट्रक्चरल समस्या इस तरह से है, मतलब उपाय जो है 24 में भी सीबीआई की जांच हुई थी जी, तो क्या हुआ उसमें? अभी 3 दिन पहले खबर आई है, दिल्ली की जज ने, नीरू नागर संभवतः वो जज हैं, उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई सीबीआई से कि आप क्लोजर रिपोर्ट कैसे फाइल कर दिया आपने। 24 के जून में जांच शुरू की सीबीआई ने और जनवरी 25 में क्लोजर लगा दिया। और जितने जो मुख्य आरोपी था, संजीव मुखिया का नाम आया कि बिहार का है मुख्य आरोपी है, और चार्जशीट तक नहीं फाइल कर पाई एजेंसी। तो उसी आप इस मामले में क्या होगा आगे ये कौन जानता है कि अब ये सब लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कब सब लोग छूट जाएंगे और इसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। अब आइए, जो आपने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहा है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि एक तो 4.25 करोड़ बच्चों की परीक्षा एक बार में कराना, ये अपने आप में एक बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है।
जो कहा शिक्षा मंत्री ने कि हम अगली बार सीबीटी मोड में कराएंगे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे जैसे जेईई मेंस का लेते हैं, वो समस्या है कि अब फिर एनटीए ने कहा कि हम 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों का एक शिफ्ट में परीक्षा नहीं लेंगे। उसमें भी तो प्रॉब्लम है, उसमें नॉर्मलाइजेशन करना होगा। 16 आप शिफ्ट में परीक्षा लेंगे, नॉर्मलाइजेशन में कई तरह की समस्या अपनी आती है। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यह है कि आपके पास इतने साधन इस तरह के नहीं हैं कि जिससे आप एक पाली में 1/4 करोड़ बच्चों का, मतलब 24-25 लाख बच्चों की परीक्षा करा सकें। दूसरा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि जो एनटीए है वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। एक बॉडी क्रिएट की गई 2018 में, और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग लिया करके रख दिए गए, और जब कोई गड़बड़ी होती है फिर वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में चला जाता है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं होती है। बिल्कुल ठीक बात है। किराए के, भाड़े के की बिल्डिंग में ऑफिस चलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से लाए हुए लोग वहां बैठे हुए हैं, सारे काम वो लोग आउटसोर्स करते हैं। कहाँ छपना है उसका कोई सैंक्टिटी नहीं है। ऑटो से क्वेश्चन पेपर जाने की खबरें आई जिसके बाद लीक हुआ 24 में। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि आप, ये तो पेपर लीक होना एक समस्या है, यहाँ वो क्या नाम उसको बोलते हैं, सेंटर मैनेज किए जाते हैं 24 के एग्जाम में। वो ये अभी कुछ दिन पहले ही नीट पेपर मामले में ही जो पिछली बार विसल ब्लोवर रहे थे अभिनव जैन, तो अभिनव सर यही बता रहे थे कि अगर हाइब्रिड मोड पर चले जाते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर तो आपके सिस्टम पर आए जिससे कि लीक होने की संभावना खत्म हो जाए, लेकिन आंसर आपका जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड ना होकर आपका हैंड रिटन हो। ये अपने आप में कंटेस्टेड आइडिया है। इसलिए कंटेस्टेड आइडिया है कि जिन लोगों, जो पीवी कुलकर्णी है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, वो तो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली टीम में था। अगर क्वेश्चन सेट करने वाला क्वेश्चन लीक करेगा तो आप सीबीटी पर ले आइए, कंप्यूटर पर ले आइए, हाथ से दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? तो सर मूल समस्या तो फिर आप ये कह रहे हैं कि समस्या न्यूनतम इंटीग्रिटी की है, मिनिमम इंटीग्रिटी की है, न्यूनतम ईमानदारी की है, और जिसको भ्रष्टाचार का मौका मिलेगा वो तो करेगा। नहीं, देखिए इसमें बिल्कुल सही बात है। इसमें दो चीजें हैं कि एक तो आप एनटीए को ओवरहॉल करें, उसके जो मेंबर्स हैं और वो जिन लोगों को आउटसोर्स करते हैं उनकी बैकग्राउंड इंक्वायरी बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में होनी चाहिए। आप आउटसोर्स कर ही क्यों रहे हैं? क्या एक स्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जा सकता है? तैयार करिए एग्जामिनेशन कराने का। बात वही है, यूपीए, हमने पहले भी कहा यूपीएससी का तो आज तक हमने कभी नहीं सुना कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। इसका मतलब आप वो एक सैंक्टिटी क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे तो निश्चित तौर पे ये कुलकर्णी को किसने नॉमिनेट किया कि वो मराठी में ट्रांसलेट करे? किसकी सिफारिश से उसको बनाया गया? केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और मराठी में ट्रांसलेट करने के लिए आप मराठी भाषा के भी विद्वान नहीं है। तो ये दिखता है किसी न किसी की सिफारिश चल रही है। ऐसे कौन से लोग हैं, क्या वो एनटीए के बोर्ड में हैं? ऐसे लोगों को चिन्हित करके आपको हटाना पड़ेगा। और उसके साथ देखिए, कहीं का भी युवा जब आपसे विमुख होने लगे, जब उसकी आस्था आपके एग्जाम प्रणाली से चली जाए, तो ये देश के लिए संकट है। क्योंकि लेजिटिमेसी पे, सिस्टम की आप तमाम अच्छे कार्य करें और आपका जो नया जनरेशन है वो उससे बिल्कुल अलग हो जाए। एक सर है नितिन सर, उन्होंने मुझसे कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जब आप चुनाव करवाते हैं तब तो सीआरपीएफ और न जाने कहां कहां की फोर्स बुलाकर आप चुनाव करवा लेते हैं, और वो विधायक तो केवल 5 साल के लिए चुना जाता है। यहाँ तो डॉक्टर तैयार होंगे जो रिटायर होने के बाद भी अपनी सेवा देते रहेंगे। अगर यहाँ पर धांधली होगी तो फिर पेट में कैंची भी छूटेगी और कपड़ा भी छूटेगा। आज दमदार 10 में इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका भी अजीत जी, सज्जन जी आपका भी।